तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम ये पता लगाते हैं कि बिग पोजीशन जो इंस्टीट्यूशन है अपना बिग पोजीशन कहाँ बिल्ड कर रहे हैं, क्या चार्ट पैटर्न होती है, किस तरह का चार्ट पैटर्न होती है, कौन सा सेक्टर पर मेरा फोकस है, कौन सा सेक्टर हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर रहे हैं, अपना ट्रेड कहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर आज की इस वीडियो में। तो ट्रेडर्स, बारी बारी से हर एक सेक्टर को जो कि एनएससी पे लिस्टेड है उसे हम बारी बारी से स्कैन करेंगे और यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेडर्स, यहाँ पे हम दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू हम ये पता करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, कहाँ पे अपना स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम आती है, अगर हम पहले से रेडी रहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, तो उस मोमेंटम को हम कैप्चर कर पाते हैं। अर्ली स्टेज में क्या साइन दे सकती है मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम के लिए, तो हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। तो ये 50 मूविंग एवरेज है जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है। देन डाउनसाइड की ओर ये रेड वाली लाइन जो है आरएस है, एक रेशियो चार्ट है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिसको कि हम निफ्टी 500 से कंपेरिजन कर रखे हैं। तो ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पस से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का ये चार्ट पैटर्न देखते हैं और निफ्टी 50 का अगर देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास हम लोग कहीं आ चुके हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर बात करें तो 22,000 के लेवल के आसपास आता है। तो ट्रेड्स, 22,000 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का आई थिंक कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम लोग अगर जस्ट रिसेंट का बात करें तो 22,182 का कहीं लो लगाए थे हम लोग। देन उसके बाद से काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिला था, एक गैप डाउन खुले थे हम लोग नए लो के साथ, लेकिन वापस से 22,713 के पास कहीं क्लोजिंग दिया है मार्केट में। लेकिन एक बात यहाँ पे आप सबको पहले से पता होना चाहिए, अगर हिस्ट्री एक बार आप देखेंगे प्राइस एक्शन का, तो आप एक बार देखेंगे कि ट्रेड्स जब भी अपने 50 मूविंग एवरेज से मार्केट दूर होता है, यानी कि 10% या 7%, 8%, 10% तक का दूर होता है, तो हाई चांस रहता है कि एक बार के लिए अपसाइड को रिकवरी आएगा, बाउंस आएगा या फिर रिक्लेम होगा 50 मूविंग एवरेज को, रीटेस्ट होगा 50 मूविंग एवरेज को। तो बिल्कुल यहाँ पे यही चीज़ हमें दिख रहा है कि एक बाउंस यहाँ पे चाहिए, एक बाउंस यहाँ पे जो है वह पेंडिंग है, यानी कि एक बाउंस यहाँ पे आना चाहिए इस लेवल से इस लेवल के बीच में। देन हो सकता है इसको टच करने के बाद वापस ही नीचे आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे ये एक होना ज़रूरी है। तो ये हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बस यही सपोर्ट के पास से ये बाउंस आ सकता है और हमको इस बाउंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। और ट्रेड्स, हम अपने वीडियो में एक चीज़ और शेयर कर रखे हैं, अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें कि अर्ली स्टेज पे क्या साइन आती है, कैसे अर्ली स्टेज पे हम पकड़ सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है, मार्केट में बाइंग जनरेट हो सकता है या फिर ट्रेंड चेंजिंग हो सकता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो के एंड में इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो ट्रेड्स, अभी फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट लेवल जिस पे कि हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर आप इसे 1 आवर या 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा कि एक इम्पॉर्टेंट पिवट जो कि 23,430 के पास आता है। 23,430 के पास यहाँ पे देखेंगे, एक बार हम लोग ट्राई किए, वापस यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद लगभग 2 बार ट्राई किए इस जोन के आसपास, एक बार वापस ट्राई किए थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और नया लो हम लोग बनाए। देन वापस से हाई चांस है कि अगर यहाँ से एक बार के लिए हम इसके ऊपर निकलते हैं, यानी कि 23,400 के ऊपर निकलते हैं और एक बार रीटेस्ट करके वापस निकलते हैं, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वापस से हम लोग 1000 पॉइंट तक तो रैली आराम से दे सकते हैं मार्केट में। तो इस बात के लिए तैयार रहिए, इस मूवमेंट के लिए तैयार रहिएगा। और अर्ली स्टेज में क्या साइन होता है एक स्ट्रेंथ का, अभी हम जान लेते हैं। तो एक बात याद रखिए, जहाँ पे अगर एक चीज़ यहाँ पे हम अपने लाइव में भी शेयर किए थे आज के दिन पे, जो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बीटेन है, जो सेक्टर अगर मार्केट 10% गिरा है लेकिन कोई सेक्टर है जो 25-30% या फिर मार्केट गिरने से पहले वो गिर चुका था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन एक प्रोसेस, एक डिसिप्लिन, एक सेटअप को हम फॉलो करते हैं
तो हम उसको फॉलो करते हुए ही अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। तो हम कैंडल के फॉर्मेशन के पीछे, स्पीड के पीछे, मोमेंटम के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है मेरा वही हम फॉलो करेंगे। तो सिंपल प्रोसेस के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी सेक्टर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा होगा, आरएस जिसका पॉजिटिव होगा, हम उस तरह के सेक्टर को एक नए वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करेंगे। देन उसके अंदर के स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ है, कौन से कभी भी मार्केट जब डाउनसाइड की ओर जाता है ओवरऑल मार्केट, देन उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो होता है वो रेंज के अंदर में ट्रेड करता है। देन ओवरऑल मार्केट यहाँ से फॉलिंग रुकता है और थोड़ा सा बाउंस लेता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है उसके अंदर में ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मोमेंटम आती है। तो इस तरह से हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को। तो सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, जो कि एक नए लो लगाने के बाद लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, यानी कि लोअर लेवल पे बायर एक्टिव है और आई थिंक कि अपसाइड को सस्टेन करना चाहिए। लेकिन मंडे को देखते हैं क्या होती है। और अभी जस्ट न्यूज़ फ्लो मार्केट चल रही है, न्यूज़ फ्लो के कारण कभी भी गैप अप कभी भी गैप डाउन हो जा रही है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और बिल्कुल टेस्ट क्वांटिटी से ही अपना पोजीशन बनाइएगा। अगर एग्रेसिव नहीं जाना है, अगर एग्रेसिव जाने के लिए पहले मार्केट को ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, मार्केट को अपसाइड की ओर आना पड़ेगा, तब जाकर के एक ट्रेंड चेंज होगी, तब जाकर के आप मार्केट में एग्रेसिव जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बारी बारी से हर एक सेक्टर को देखते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलिंग आने के बाद ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा, आरएस निगेटिव है, यानी कि जो अपना क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा, तो फिर हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का ये चार्ट पैटर्न है, जिसमें कि आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, निफ्टी आईटी का ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, जिसमें कि एक हाई चांस है कि यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा है और एक इनगल्फिंग भी दिया है, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, इनगल्फिंग कैंडल भी बना हुआ है, लेकिन आरएस निगेटिव है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक बार टेस्ट करने देते हैं 50 मूविंग एवरेज को। इस 50 मूविंग एवरेज के पास टेस्ट करता है, देन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, एक रेंज बनाता है, कोई पैटर्न बनता है, तब आरएस हो सकता है कि पॉजिटिव ही आ जाए, तब जाकर के हम इसके अंदर में जो भी स्टॉक है उसको हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे क्राइटेरिया पे नहीं बैठ रहा है, जो मेरा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे अभी। निफ्टी मेटल के अंदर में देखेंगे ट्रेड, तो ये आरएस पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और लगभग तीसरी बार यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस फेस किया है। लेकिन एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और एक बार सस्टेन करता है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि आरएस भी पॉजिटिव है अभी। लेकिन इसके अंदर का कुछ स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ में दिख रही है, रेंज बना रहा है, तो एक बार के लिए हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आरएस पॉजिटिव आ रही है और 50 मूविंग एवरेज से बिल्कुल नीचे नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, तो हाई चांस है कि एक बाउंस दे सकते हैं हम यहाँ पे। तो निफ्टी मेटल सेक्टर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल को हमने ऐड कर लिया एक नए वॉच लिस्ट के अंदर में। आगे चलते हैं, निफ्टी ऑटो देखेंगे तो आरएस तो अभी फ़िलहाल फ्लैट है, निगेटिव नहीं बोल सकते, लेकिन प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। एफएमसीजी बिल्कुल वीकनेस दिख रहा है, फार्मा के अंदर में स्ट्रेंथ है, लेकिन आरएस से काफ़ी ज़्यादा नीचे है और इस तरह के मार्केट में फार्मा सेक्टर बिल्कुल चॉपीनेस जैसा ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक है इसके अंदर में लुपिन, तो शायद वो एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास सस्टेन करने का कोशिश कर रहा। हाँ बिल्कुल, लुपिन के अंदर में देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ से एक अच्छा बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट आया, बेस के ब्रेकआउट के बाद वापस एक अच्छा पैटर्न बनाया और आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रही है। देन वापस से आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन वापस से बायर एक्टिव हो गया, बायर लोअर लेवल पे काफ़ी स्ट्रेंथ में है, तो हाई चांस है कि अगर अगले दिन पे अगर ब्रेकआउट देता है इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट देकर अपसाइड की ओर चलता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और बायर है यहाँ पे। लेकिन सेक्टोरल वाइज थोड़ा सा वीकनेस है। पीएसयू के अंदर में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, काफ़ी ज़्यादा सेकआउट यहाँ पे दिख रहा है और आरएस भी फ्लैट हो चुका है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे।
एनर्जी सेक्टर के अंदर में मेरा प्लानिंग था कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो फिर हम प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे तो आरएस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। प्राइस एक्शन इस फॉल में, इस जो भी फॉल अभी जस्ट रिसेंट में आया था, ये उससे पहले गिर चुका था। आप देखेंगे इस उससे पहले गिर चुका था, लेकिन जो अभी रिसेंट में फॉल आया उसके अंदर में ये रेंज बना रहा है। यानी कि निफ्टी एनर्जी के अंदर में स्ट्रेंथ है। अगर एक बार के लिए ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है और यहाँ से ब्रेकआउट देता है, जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट देकर के अपसाइड को निकलती है, तो हाई चांस रहेगा कि यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखेगा। तो बिल्कुल इस तरह के पैटर्न पे, इस तरह का प्राइजेक्शन को आपको फोकस देना चाहिए। निफ्टी एनर्जी है, ज़्यादा दूर नहीं है 50 मूविंग एवरेज से, तो हम अपने वॉच लिस्ट में इसको रखते हैं, ट्रैक करेंगे, लेकिन अभी हम पोजीशन नहीं बिल्ड करेंगे इसमें। निफ्टी एनर्जी दो सेक्टर हम यहाँ पे, जितना कम सेक्टर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, हम उतना फोकस कर पाएंगे। आगे चलते हैं, ये निफ्टी 500 जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, तो ये भी देख रहे हैं कि आप निफ्टी 5 EMA 50 से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है, तो हाई चांस है कि एक बार के लिए बाउंस लेकर के अपने 50 मूविंग एवरेज के पास आएगा। निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट पैटर्न ये देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ये इस पिवट के नीचे जाकर के ट्रेड कर रहा है, लेकिन बस ये एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से कि अगर मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम देता है तो फिर जो स्टॉक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो इंडेक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो सेक्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए। निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर में देखें, लोअर साइड की ओर एक नया लो लगाया था, लेकिन लोअर लेवल से ओवरऑल मार्केट के अंदर में तेज़ी देखने को मिला है और बाइंग जनरेट हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का ये चार्ट पैटर्न है, लेकिन अभी आरएस इसमें पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। निफ्टी मीडिया वेट करेंगे, निफ्टी मीडिया ये सब कौन ट्रेड करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 वेट करना है। फाइनेंशियल सर्विस कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है। पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यहाँ पे आरएस पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन प्राइस अभी इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रुकते हैं। एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर जो मेरा प्लानिंग है A+ सेटअप पे, उस पर अगर ट्रेड मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ट्रेड्स थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो मेरा लड़का है काफ़ी ज़्यादा बदमाश है, उसी का ये हरकत चल रहा है। हम वीडियो बनाने के बैठे हैं तो उसका ये हरकत चल रहा है, पूरे घर भर को परेशान करके रख देता है। तो निफ्टी मिड कैप 50 का देखेंगे चार्ट पैटर्न, तो अभी फिलहाल यहाँ पे सेकआउट दिख रहा है। हेल्थ केयर के अंदर में वीकनेस दिख रहा है, अभी आरएस पॉजिटिव है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। निफ्टी सर्विस सेक्टर अवॉइड करेंगे अभी। निफ्टी MNC आरएस पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अवॉइड करेंगे अभी। निफ्टी 100 जो कि लार्ज कैप सेक्टर है, तो यहाँ भी देखेंगे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका है अपने 50 मूविंग एवरेज से, और 50 मूविंग एवरेज से जब भी एक्सटेंड करता है आप देखेंगे यहाँ पे, तो हाई चांस रहता है कि वो अपने 50 मूविंग एवरेज के पास आएगा। आप कभी भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में जा रहा था अपसाइड की ओर, लेकिन आया, काफ़ी अच्छा डाउन साइड की ओर आया, लेकिन वापस मोमेंटम आया, तो इस तरह से हो सकता है। आगे चलते हैं। निफ्टी 200 CPSE, जिसमें कि हमने पहले कभी बता रखा है ट्रेडर्स अपने वीडियो में कि यहाँ पे मेरा पोजीशन बिल्ड हो चुका है, लेकिन टेस्ट क्वांटिटी बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से, जैसे किसी भी सेक्टर में हम इंटर करते हैं तो पहले मेरा एग्रेसिव, अगर ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल मार्केट का कंडीशन क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे अपने अकाउंट का 5% तक इंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हमको लग रहा है कि टेस्ट क्वांटिटी डालना चाहिए, तो मात्र 2.5% ही अपने पोर्टफोलियो का मात्र हम इंटर किए हैं, वो भी CPSE ETFs के थ्रू। देन उसके अलावा कुछ स्टॉक है उसे हम इंटर किए। तो ट्रेड्स जो मेरा क्राइटेरिया है वो बिल्कुल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, प्राइस आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये अभी भी सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है निफ्टी CPSE। तो इसको ऐड करते हैं, और आई थिंक ये कि यही सेक्टर है जिसमें कि अभी तक ये स्ट्रेंथ बचा हुआ है, और ये लोअर लेवल पे टेस्ट करने जा रहा है। ओके, यहाँ पे लास्ट हो चुका मेरा। जो भी सेक्टर को हम ट्रैक करते हैं, जो भी सेक्टर पे मेरा फोकस रहता है, उसको हमने पूरा स्कैन किया, जिसमें कि जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मेरा A+ सेटअप है, जो मेरा कन्विक्शन है, वो यहाँ पे आ रही है निफ्टी CPSE के अंदर में। तो ये प्राइस
प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये एक सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ है। तो एक बार के लिए हम देखते हैं कि अपसाइड को फॉलो थ्रू आती है नहीं आती। प्राइस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे इंटर कर लेंगे या फिर स्मॉल क्वांटिटी से आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू नहीं आए, जैसे मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस है, प्राइस लोअर लेवल से आया ट्रेड करते हुए और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन कई बार होता है कि स्टॉक नीचे चल जाता है। तो इस तरह से बचने के लिए हमको प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू देखना होता है। प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आया, ये रेजिस्टेंस है, सिंपल टेस्ट किया, देन वापस से डिमांड को टेस्ट किया, देन यहाँ पे क्लियर किया और अपसाइड की ओर ये जाते रहता है। तो जो स्ट्रांग होता है इस तरह से मोमेंटम देता है, अपने डिमांड को टेस्ट करता है और फिर नया हाई लगाता है। तो सिंपल हम यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हैं, एक विनिंग सेक्टर, एक विनिंग स्टॉक के अंदर में, एक विनिंग पोजीशन के अंदर में हम अपना जो पोजीशन है उसे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस रहता है पिरामिडिंग की तरफ। तो पिरामिडिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं। लॉस में हम एवरेजिंग करना पसंद नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट में, पॉजिटिव ट्रेड में, जहाँ पे हम कन्विक्शन है, जहाँ पे मेरा कन्विक्शन है वहाँ पे हम प्रॉफिट के अंदर में भी पिरामिडिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंपल जैसे यहाँ पे हम जीरो अपने अकाउंट का 2.5% रिस्क में डाले, देन यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं वापस फॉलो थ्रू आ रही है, तो वापस हम यहाँ पे पिरामिडिंग करेंगे, देन वापस बैक टू बैक अपसाइड की ओर जाएगी और लोअर लेवल से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होते जाएगा। देन यहाँ से वापस ब्रेकआउट देकर के अपसाइड को निकलता है, तो लोअर लेवल से स्टॉप लॉस मेरा अपसाइड की ओर आ जाएगी। यानी कि स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलना है, अपने स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखते जाना है और फिर प्राइस को ट्रेड करते जाना है। तो ट्रेड्स एक सेक्टर मिला जो कि मेरा क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल कर रहा है। तो हम एक बार चलते हैं। तो ट्रेड्स हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं जो भी स्टॉक है, निफ्टी CPSE के अंदर में हम यहाँ पे लिस्ट कर चुके हैं और बारी बारी से हर एक स्टॉक को हम स्कैन करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं कहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप मिल रहा है जिसको कि हम प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड सबसे पहले मेरा, अगर आप प्रीवियस वीक में वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया था कि ट्रेड्स मेरा यहाँ पे कुछ पोजीशन बिल्ड था। जैसे सिंपल मेरा प्रोसेस होता है कि ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ था, वापस डिमांड को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद सिंपल दिख रहा है कि प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आ रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये डाउनसाइड की ओर आ चुका था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी वीकनेस और सेलिंग देखने को मिल रहा था। लेकिन आप देखेंगे अभी हम यहाँ पे पोजीशन अभी एग्जिट नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि छोटा सा क्वांटिटी के साथ हम इसमें इंटर किए थे, छोटा सा क्वांटिटी के साथ हम इंटर किए थे, लेकिन हाई चांस है कि हम अगले दिन पे जब मंडे को ओपन होगा मार्केट, अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता है तो फिर हाई चांस है कि हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे, माइनर सा स्टॉप लॉस को हम बुक करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो पिवट है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए लोअर हाई, फिर वापस लोअर हाई, मतलब हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन 50 मूविंग एवरेज जो मेरा क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। तो अगला ONGC का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था, जो कि अभी हम होल्ड कर रहे हैं और एक बार के लिए क्लियर कट यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि यहाँ बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद डिमांड को रीटेस्ट किया, देन यहाँ वापस चेकआउट किया, देन यहाँ पे देखेंगे शार्प फॉलिंग देखने को मिला था, लेकिन वापस से 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और वापस अपसाइड को निकल गया। तो अभी मेरा यहाँ पे 2.5% क्वांटिटी इंटर कर चुके हैं, लेकिन वापस से अगर मौका मिलता है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल तो यहाँ पे दिख रही है 50 मूविंग एवरेज के आसपास कहीं वापस से टेस्ट करता है तो फिर हम वापस से क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अपने मूविंग एवरेज से कभी भी दूर चला जाए प्राइस एक्शन तो यहाँ पे बिल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से प्राइस एक्शन पे सोचते कि ब्रेकआउट आएगा तो फिर हम यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर होने के वजह से वापस अपने मीन के पास आ जाता प्राइस एक्शन, तो वापस ये एक्सटेंड कर चुका तो हाई चांस रहेगा वापस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, 50 मूविंग एवरेज को इधर कहीं टेस्ट करेगा, देन वापस हो सकता है ये अपसाइड की ओर निकल जाए, तो इधर कहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। सिंपल मेरा प्लानिंग है इस ट्रेड के अंदर में, ये मेरे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है। अगला NTPC का चार्ट पैटर्न देखते हैं। NTPC के अंदर में देखेंगे ट्रेड तो ये एक बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट आया, लेकिन आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज के अभी हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो देखते हैं ऊपर आता है या नहीं आता है, लेकिन अभी मेरा इसमें पोजीशन नहीं है। कोल इंडिया के अंदर में है, BEL के अंदर में है, NTPC अभी मेरा एंट्री नहीं हुआ है, तो देखते हैं प्राइस के अंदर में
सस्टेन करता है या नहीं करता इस ब्रेकआउट के लेवल को। अगर सस्टेन करता है तो फिर हम इंटर कर सकते हैं। पावर ग्रिड आप देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज के पास टेस्ट कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह का प्राइस एक्शन में एक कॉन्फिडेंस रहता है और इस तरह के प्राइस एक्शन पे हम कॉन्फिडेंटली पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। कोल इंडिया भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ दिख रहा है। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो 50 मूविंग एवरेज का ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे आ रही है। तो अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना अपने वॉच लिस्ट से। ऑयल इंडिया के अंदर में मेरा पोजीशन है, कोल इंडिया के अंदर में मेरा पोजीशन अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मौका मिल रहा है तो यहाँ पे हम हो सकता है कि अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज के कहीं बिल्कुल पास मिल रहा है। तो एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड मिल रहा है तो हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा ऑयल इंडिया के अंदर में पोजीशन बिल्ड है तो हम इसे होल्ड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। देखते हैं प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर आती है, सस्टेन कर जाती है, ब्रेकआउट आती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मोमेंटम आता है, देन वापस 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आएगा तो फिर हम वहाँ पे वापस पोजीशन बिल्ड करेंगे। NBCC वीकनेस है, हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। NHPC बिल्कुल डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, हमको यहाँ नहीं चाहिए। NLC इंडिया देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया है और काफ़ी अच्छा रेंज के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है। तो इस तरह का सेक्टर पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखता है इस तरह का प्राइस एक्शन पे, एक जो कि अपने बेस को रिस्पेक्ट करता है, अपने मूविंग एवरेज पे बार बार आता है, देन एक रेंज का ब्रेकआउट आती है। तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हो चुका है, लोअर लेवल पे डिमांड हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर हो चुका है, यानी कि एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए हम इधर कहीं इंटर करते हैं और मेरा स्टॉप लॉस कहीं इधर जाता है जो कि 50 मूविंग एवरेज के आसपास नीचे भी, और इस स्विंग लो के नीचे भी मेरा रहेगा जो कि थोड़ा सा सेफर जोन में रहेगा, तो रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जा रहा है। लेकिन एक बार डाउनसाइड की ओर सेकआउट आती है और यहाँ पे ये कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग अपसाइड की ओर आए थे, तो एक बार नीचे अगर आती है, मोमेंटम आता है डाउनसाइड की ओर, तो हम यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये मेरे लिए स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है तो हम इसको होल्ड करेंगे। SJVN जो कि वीकनेस है, हम इसे डिलीट कर देंगे। तो ट्रेड्स एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि कैसे कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन अपना पोजीशन बिल्ड कर रहा होगा, किस तरह के प्राइस एक्शन से हम ये कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पैसा डाल रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, और जो बड़े प्लेयर है जो बाइंग करते हैं, बड़े प्लेयर, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे तो फिर हमारा काम बन जाएगा मार्केट में। तो बिल्कुल हमें पीछे पीछे चलना है और उन्हीं को फॉलो करते हुए चलना है। तो सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू हम ये पता लगा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या प्राइस एक्शन रहती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर कल के दिन पर लाइव मार्केट में, तब तक के लिए धन्यवाद।